बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जो कि देहरादून से मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है वो जरा समझिए। सुबह 11 बजे का समय होगा जब राष्ट्रीय संगोष्ठी में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। डॉक्टर नित्यानंद जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर धामी की उपस्थिति रहेगी। दून विश्वविद्यालय केदारपुर में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी शिक्षा और विचारधारा पर विशेष फोकस सरकार का रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस दौरान संबोधन भी होने वाला है। साथ ही दोपहर 1 बजे का जिक्र करें, एक और खास कार्यक्रम है जहां पर सीएम धामी की तरफ से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की जाएगी। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक है, उसमें अधिकारी किस तरह से अभी से काम में जुटे हुए हैं, इसका भी समीक्षा यहां पर धामी करते हुए नजर आएंगे। हरिद्वार कुंभ पर विशेष मंथन व्यवस्थाओं की समीक्षा इस दौरान होगी। साथ ही सचिवालय स्थित विश्वकर्मा प्रारंभ हो रही इस कार्रवाई में आप सबका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। ये सभी कार्रवाई को आज माननीय राज्यपाल जी के द्वारा अपना अभिभाषण समेत सदन को संबोधन के माध्यम से यहां दिया जाएगा। दूसरा सामान्य बजट, ये 11 फरवरी को वर्ष 26-27 का सामान्य बजट प्रस्तुत होगा और फिर इस पे चर्चा होगी। फिर अंत में अनुदान मांगों को पारित करने के साथ ही बजट सत्र जो आज 9 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक चलेगा, यह बजट सत्र का एक कार्यक्रम हम लोग लेकर के आए हैं। आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण के बाद जब अभिभाषण सदन के पटल पे रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत होगा। ये पहली बार कोई राज्य सरकार अपनी आर्थिक उपलब्धियों को लेकर के, क्योंकि जब हम लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि हम लोगों ने यूपी के बीमारू पन से इसको उभार करके भारत की इकोनॉमी के ब्रेक थ्रू के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित किया है, उन सभी कारकों को और उत्तर प्रदेश की इस आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को भी जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को होना चाहिए। हमने आर्थिक उन्नयन कितना किया है, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में क्या वृद्धि हुई है,
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्थिति क्या है, उत्तर प्रदेश की वित्तीय प्रबंधन को कैसे हमने लगातार एक विषम परिस्थितियों से उभार करके उत्तर प्रदेश को पिछले 5 वर्ष के अंदर, पिछले 5 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। इन सब को लेकर के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी आज सदन में प्रस्तुत होगी और मुझे लगता है कि राज्यपाल जी के भाषण पे चर्चा के दौरान भी और बजट पे चर्चा के दौरान भी सभी माननीय सदस्य के लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा अपने डाटा को प्रस्तुत करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए। वास्तव में विधानमंडल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह संवाद से चलता है, कार्रवाई को बाधित करके नहीं। किसी भी माननीय सदस्य को अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कार्रवाई को बाधित करने से वह एक प्रकार से जिन मुद्दों को की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता है उन मुद्दों पे को डाइल्यूट करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने बार बार कहा है कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान पर विश्वास करती है। सरकार हर मुद्दे पे चर्चा पर चर्चा करने को तैयार है। हर एक माननीय सदस्य के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है, उस पर चर्चा करके और जो भी राज्य के हित में आवश्यक है उस प्रकार का कदम उठाने के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन कार्रवाई को बाधित न किया जाए, अनावश्यक शोरगुल से बचा जाए। यद्यपि पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं और हम विश्वास करेंगे कि बजट सत्र जिस पर पूरे प्रदेश की और देश की भी निगाहें होंगी, इस बजट सत्र को इन 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं बजट सत्र के अवसर पर विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों का और इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विधानमंडल से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं उन सब का भी, आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की इस स्पीड को और तीव्र करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरा सभी पक्षों के माननीय सदस्यों से अपील होगी कि हमें विधायिका के सर्वोच्च मंच को जनता जनार्दन से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने, संवाद से समस्या के समाधान की दिशा में एक नया मार्ग आगे बढ़ाने की दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों का बजट सत्र के अवसर पर, क्योंकि यह सत्र और यह वर्ष हमारी सरकार का 10वां बजट है, तो उस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सभी का एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं। और
और चलिए अब एक बार फिर से बात करते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों की, जहां देहरादून के परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कौथिग महोत्सव का भव्य समापन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस खास मौके पर लोक कलाकारों और जनता का अभिनंदन करते हुए कहा है कि ऐसे आयोजन हमारी सांस्कृतिक आत्मा को जीवित रखते हैं। सीएम ने राज्य की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि नीति आयोग के सूचकांक में उत्तराखंड आज देश में अव्वल स्थान पर है और राज्य में रिवर्स पलायन की दर में 44% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री ने स्वरोजगार और इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार के संकल्प को दोहराया। साथ ही उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को सभी के सामने रखा। सीएम धामी के मुताबिक उत्तराखंड लगभग 40,000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, जिनमें नई रेल लाइन, स्टेशन रीडेवलपमेंट और सुरक्षा से जुड़े कई कार्य शामिल हैं। अब इसके साथ ही अमृत स्टेशन योजना के तहत 11 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। करीब 76 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण हो चुका है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी दौरान देखने को मिल पा रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के इन दावों पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी ने उत्तराखंड में रेलवे के प्रोजेक्ट्स गिनाए। कांग्रेस ने कसा तंज, धामी के दावों पर सवाल उठाए। सीएम धामी बोले, डबल इंजन सरकार ने किया कमाल, कांग्रेस ने किया कटाक्ष, धरातल पर सब कुछ बदहाल। उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बड़े दावे किए हैं। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि वर्तमान सरकार में उत्तराखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐसा काम हुआ है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि सीएम धामी के इन दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए तंज कसा है कि जमीनी हकीकत सरकार के बयानों से अलग है। एक कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए के जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसके जरिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त हुआ है। 39,491 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर चल रहा काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए उत्तराखंड में चल रहे रेलवे के प्रोजेक्ट्स के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया है। सीएम धामी ने एक्स पर लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये डबल इंजन सरकार के सुनियोजित और दूरदर्शी प्रयासों का ही परिणाम है कि प्रदेश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिल रहे हैं। 29,491 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है। सीएम धामी के मुताबिक उत्तराखंड में चल रही रेल परियोजनाओं में नई रेल लाइनों का निर्माण, पुराने स्टेशनों का पुनर्विकास और सुरक्षा से जुड़े कार्य शामिल हैं। सीएम धामी का दावा है कि इन प्रोजेक्ट से न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि राज्य में आधुनिक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। पहाड़ी राज्य होने के कारण उत्तराखंड में रेल परियोजनाएं तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हैं। इसके बावजूद काम को लगातार तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अमृत स्टेशन योजना से बदलेगा स्टेशनों का चेहरा। योजना के तहत उत्तराखंड के 11 स्टेशनों का चयन। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने के लिए अमृत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड के 11 स्टेशनों का चयन किया गया है। इन स्टेशनों के रीडेवलपमेंट पर कुल 147 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। योजना के तहत यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं, आधुनिक भवन, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म और बेहतर पहुंच व्यवस्था तैयार की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य में आने वाले पर्यटकों को और स्थानीय यात्रियों दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा। 2014 के बाद ट्रक और रेल नेटवर्क में आई शानदार तेजी। उत्तराखंड में करीब 76 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण पूरा। उत्तराखंड में रेलवे नेटवर्क के विस्तार को लेकर भी सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं। साल 2014 से अब तक उत्तराखंड में करीब 76 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा चुका है। इसके साथ ही प्रीमियम ट्रेन सेवाओं का भी विस्तार हुआ है। वर्तमान में राज्य में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस और 1 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन
संचालित हो रही है। सरकार का दावा है कि इन ट्रेनों से तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा संभव हुई है। उत्तराखंड के नाम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की उपलब्धि। उत्तराखंड ने रेलवे नेटवर्क में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के बाद अब तक 334 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके अलावा यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए 106 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण भी किया गया है। रेलवे सुरक्षा को और मजबूत करने के उद्देश्य से अब तक 54 कवच सिस्टम को मंजूरी दी जा चुकी है, जो दुर्घटनाओं की संभावना को कम करने में मदद करेगी। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर खास फोकस। 2027 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। रेल बजट में उत्तराखंड के लिए केंद्र ने की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। उत्तराखंड के लिए 4,769 करोड़ रुपए का रेलवे बजट तय। सीएम धामी ने इन तमाम उपलब्धियों को गिनकर डबल इंजन सरकार का बखान किया है। वहीं कांग्रेस ने इन दावों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सरकार जमीनी हकीकत पर कम और प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री जी बेशक दावा कर रहे हों कि 40,000 करोड़ की योजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, पर ये तो महज अपनी पीठ ठोकने वाली बात है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश परियोजना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में आरंभ हुई थी, उसके लिए तो क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। कांग्रेस के इन आरोपों पर सरकार का कहना है कि पहाड़ी राज्य में रेल परियोजनाओं को पूरा करना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद काम लगातार प्रगति पर है। मुख्यमंत्री धामी का दावा है कि डबल इंजन सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में रेलवे विकास की रफ्तार आगे भी ऐसे ही बनी रहेगी। वैसे आंकड़े तो यही बताते हैं कि उत्तराखंड में रेलवे क्षेत्र में निवेश और काम दोनों बढ़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन योजनाओं का लाभ जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंच पाता है। मुख्यमंत्री के इस दावे को कांग्रेस ने हवाई बताया है। कांग्रेस का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में राज्य में कोई काम नहीं हुआ है और इसकी सच्चाई धरातल पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां पर उत्तराखंड में 2027 के चुनावी रण के लिए बीजेपी ने अभी से सियासी बसात बिछानी शुरू कर दी है। संगठन की मजबूती और विधायकों की जमीनी हकीकत जानने के लिए पार्टी ने राज्यव्यापी इंटरनल सर्वे शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि टिकट वितरण का मुख्य आधार केवल जीत पर होगा। महेंद्र भट्ट के मुताबिक पार्टी कई स्तरों पर सर्वे करा रही है, जिसमें केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय सर्वोपरि होगा। इस सर्वे से विधायकों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं, क्योंकि इसे सीधे तौर पर आगामी चुनाव में टिकट कटने या फिर मिलने के रिपोर्ट कार्ड माना जा रहा है। दो सर्वे सेंटर द्वारा होंगे। हमने भी एक सर्वे करा दिया, एक सर्वे और पार्टी भी स्टेट लेवल पर कराएगी। और स्वाभाविक रूप से चुनाव में केवल जीत ही लक्ष्य होता है। हम पे अनेकों कार्यकर्ता हैं, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसे विधानसभा के अंदर टिकट मिले, लेकिन अंत में हम जीत को ही महत्व देते हैं। और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करता है वो निर्णय सबको सिरोधार्य होता है, इसलिए सर्वे भी होगा और सर्वे का आधार भी होगा। साथ ही उत्तराखंड में जमीनों के मसले पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश और सरकार पर सरकारी जमीनों को कौड़ियों के भाव अपने करीबियों को बांटने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार ने यूआईडीपी के नाम पर विकासनगर और रामगढ़ की बहुमूल्य विभागीय जमीनों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रची है। उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट मामले का हवाला देते हुए कहा कि 27 अहम लोकेशंस की हजारों एकड़ भूमि को इष्टतम उपयोग के बहाने हितों को देने की तैयारी है। विपक्ष के इस तीखे हमले ने शासन और सत्ता गलियारों में हलचल पैदा कर दी। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो मैं उनके बयान पर कि अपोजिशन के नेता हैं, बिना तथ्यों के बयान अगर देते हैं तो सोशल मीडिया में क्या फेसबुक लिखते रहे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई तथ्य है तो उनको सार्वजनिक करना चाहिए और तथ्य के आधार पर अपनी बातों को रखना चाहिए। अच्छा नहीं लगता इतने बड़े नेता बिना तथ्यों की बात को रखते हो तो।
इस बीच देहरादून से एक बड़ी खबर। हरक सिंह रावत का बड़ा बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है हरक सिंह रावत का बयान। हरक सिंह रावत की तरफ से कहा गया कि नेता किसी का कितना ही करीबी क्यों ना हो, टिकट सिर्फ उसे मिलेगा जो चुनाव जीत सके। तो टिकट तो राहुल का भी फाइनल नहीं होता। उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, जिन्होंने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया जो कि सियासी गलियारों में अब सियासत हो रही है। टिकटों के बंटवारे पर दो टूक बात करते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि नेता किसी का भी कितना ही करीबी क्यों ना हो, टिकट सिर्फ उसे ही मिलेगा जो चुनाव जीत सके। उन्होंने चुप्पी लेते हुए यहां तक ये भी कह दिया कि राजनीति में टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं होता। हरक सिंह रावत ने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए कहा कि जहां से कोई नहीं लड़ेगा वहां से वो मैदान में उतरेंगे, वरना पार्टी के लिए दरी बिछाने और नारे लगाने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। 5 जो प्रमुख नेता थे प्रदेश, तो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं आज और फिर कह रहा हूं, हमने इस बार मुझसे मेरे पास, क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूं, तो लोग मेरे पास रहे साहब टिकट हमारा करा दो, ये करा दो करा दो। मैंने कहा भाई देखो सुनो, मैं बहुत साफ राजनीति कर रहा हूं कि जो जीतने की स्थिति में होगा हम उसको टिकट देंगे। क्या हरक सिंह रावत का कितना ही, वो हरक सिंह रावत का कितना ही करीब हो सकता है, वो गोदयाल के कितने करीब हो सकता है, वो प्रीतम के कितनी करीब हो सकता है, अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है, नई सीट निकालने की स्थिति में है नहीं है, तो हम उसको टिकट नहीं देंगे, नहीं देंगे। और मैंने तो माने राहुल गांधी से भी कह दिया, जब अकेले के लिए बैठक हुई हम लोगों की, 5 जो प्रमुख नेता थे प्रदेश के, तो मैंने माने राहुल जी से भी कह दिया, मैंने राहुल जी हम लोग आपका नाम लेके, खड़गे जी के नाम लेके हमारा टिकट फाइनल है। अरे टिकट कैसे फाइनल हो गया भाई? मैंने कहा राहुल जी टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। मैंने यही कहा, कोई कर सकता ही मत राहुल जी से बोलेंगे, मैंने ऐसे कहा। करीम क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि अगर लोग समझा देंगे, पार्टी खड़गे जी वगैरह बड़े बुजुर्ग समझा देंगे राहुल जी आपका चुनाव लड़ना यहाँ से ठीक नहीं है, तो आप मानोगे नहीं मानोगे? हाँ मैं मानूंगा। तो मैंने कहा टिकट आपका भी फाइनल। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहेगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।